हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप गोबर का उपयोग सीधे खाद बनाने के लिए कर रहे हैं? तो यकीन मानिए आप डेली अपना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, मेरे पास जो भी जानकारियां हैं, जो भी अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ रिसर्च करके आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज पुनः एक नए विषय के साथ मैं शिव कुमार भारिया आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम पर्यावरण तथा कृषि एवं किसानी से संबंधित जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। और आज का विषय है गोबर का उपयोगिता चक्र या यूटिलिटी साइकिल ऑफ काऊ डंग। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जहाँ जितनी बड़ी समस्या होती है उतना ही बड़ा समाधान भी होता है, और जितना बड़ा समाधान होता है उतना ही बड़ा अवसर होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, पुराने समय में लोग जब से पशुपालन प्रारंभ किए हैं, गौ पालन प्रारंभ किए हैं, तब से गोबर का उपयोग किसी न किसी रूप से करते आ रहे हैं। चाहे वह खाद बनाने के लिए हो, चाहे वह घर बनाते समय दीवारों की फर्श की चिकनाई के लिए हो, साथ ही गोबर का उपयोग सुपर टोकरियों की छेद बंद करने के लिए इसे लीपने का काम भी किया जाता रहा है। चाहे ईंधन के रूप में कंडे या उपले का उपयोग हो, चाहे गोबर से छोटी टोकनी का निर्माण हो। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में भी अनुष्ठान की जगह की शुद्धिकरण के लिए उस जगह को गोबर से लीपा जाता है। साथ ही गोबर से गौरी गणेश का भी निर्माण किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भी गोवर्धन पूजा से प्राप्त जो गोबर होती है उससे बड़े बुजुर्गों का तिलक करके आशीर्वाद लेने की परंपरा भी रही है। और जो पूजा के दिन प्राप्त गोबर को पूजा घर की दीवारों में या फिर अनाज की कोठियों में लगाने की भी परंपरा रही है। गांव में यदि नक्षत्र दोष के साथ बच्चे पैदा होते हैं तो उसका भी निवारण के लिए या नक्षत्र दोष के निवारण के लिए माँ बाप तथा बच्चे को गोबर के घोल से नहलाने की भी परंपरा रही है। इसके अलावा बर्तन तथा पानी के अभाव में अंडे के चारों तरफ गोबर का एक मोटा लेप या मोटा परत लगाकर उसे आग में डालकर पकाया जाता था। साथ ही सटीक तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अभाव में आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति का भी उपचार गोबर से ढककर की जाने की परंपरा रही है। और गोबर की एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टी के बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वैसे रेडिएशन को मापने के लिए पायरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो उपयोग की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा गोबर का उपयोग लोग किन किन तरीके से और करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में हम पैरा के संबंधित उपयोग पर चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वर्तमान में गोबर से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा है, चाहे वह घर बनाने के लिए हो, चाहे वह कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वह सजावट के लिए हो, चाहे वह दैनिक उपयोग के लिए हो। साथ ही इन सभी उत्पादों को बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के निर्माण के लिए मार्केट में कई प्रकार की मशीनें भी आ गई है जो कि विद्युत चलित है। लेकिन गोबर से गैस बनाकर और गैस से बिजली बनाकर भी इन मशीनों को कई जगहों पर चलाई जा रही है, जो एक इको फ्रेंडली प्रक्रिया होने के साथ साथ जीरो कार्बन इमिशन के सिद्धांतों पर भी कारगर है, और यह एक सस्टेनेबल प्रक्रिया भी है। तो दोस्तों, गोबर की उपयोगिता चक्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें गौ पालन करना होगा, और गौ पालन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए, पर्याप्त चारागाह होना चाहिए, और चारागाह में पर्याप्त चारा की उपलब्धता भी बनी होनी चाहिए, जो कि वर्ष भर उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा जो पशुपालन का जो जगह है, पशुपालन का जो स्थान है, वहाँ पर पशुओं की देखरेख के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उससे दूध निकालने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। और प्रथम चक्र या फर्स्ट जो साइकिल है उसके अनुसार गोबर से सीधे हम कई प्रकार की सामग्रियों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे चाहे दिया हो गया, चाहे फिर गमला हो गया, गोबर से बनी लकड़ी हो गई, मस्कीटो कॉइल्स हो गया, अगरबत्ती हो गया, कई प्रकार के आकर्षक सजावटी सामग्रियां हो गई, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ सामग्रियां हैं जैसे ब्रिक्स है, पेंट्स है, वैदिक प्लास्टर है। इसके अलावा चप्पल हो गया, पेपर हो गया, मूर्ति हो गया। और पेपर, यदि पेपर बनना स्टार्ट हो गया है तो भविष्य में इसका कोरुगेटेड पेपर भी बने, इसकी भी संभावना है। या भविष्य में हो सकता है गोबर से बने तख्ते भी मार्केट में मिलने लगे। हालांकि इसकी मार्केट अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, इसे कुछ शौकीन लोग शौक के तौर पर ही खरीद कर रहे हैं। और यह जो सभी उत्पाद है वह इको फ्रेंडली उत्पाद है, जिसके कारण यह उपयोग के बाद या फिर अनुपयोगी होने के बाद कंपोस्ट बनाकर इसे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई पुराना घर को, चाहे वह सरकारी बिल्डिंग हो चाहे फिर प्राइवेट मकान हो, जब उनको तोड़ा जाता है तो बहुत भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन डिब्रीज या फिर पुराने घरों का जो डिब्रीज निकलता है, पुरानी ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, ये सब जब निकलते हैं तो भारी मात्रा में कचरा वहाँ पर फैल जाता है, जिसको उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। यदि कॉलम को कंक्रीट से बनाया जाए और ईंटों की जगह पे गोबर से बनी ईंटों का उपयोग किया जाए तो मकान कुछ हद तक हल्का भी बनेगा। और जब मकान पुराने होंगे, जब इसे तोड़ा जाएगा, तब इससे जो ईंटें निकलेगी उसका उपयोग उसे सड़ाकर या फिर कंपोस्ट बनाकर खाद के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। दोस्तों, गोबर की उपयोगिता की जो दूसरी साइकिल है उसके अनुसार गोबर से
बायोगैस का निर्माण किया जाता है और आजकल कई प्रकार के आधुनिक बायोगैस टैंकों का निर्माण किया जाने लगा है, जिसकी क्षमता काफी अधिक होती है, जो पूरे गांव की गोबर को तो प्रतिदिन खत्म करने की या खपत करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार के बायोगैस टैंकों को कंप्रेस्ड बायोगैस का नाम दिया गया है, जिससे बनने वाली गैसों का उपयोग सिलेंडर में भरकर बेचने का काम हो, चाहे इससे बिजली बनाने का काम हो, किया जाने लगा है। साथ ही इससे जो गैस निर्माण हो रही है उसका प्योरिफिकेशन करके स्कूटर तथा कार चलाने का भी काम प्रारंभ हो चुकी है और यह अभी एक रिसर्च मोड पर है और यह पूरी प्रक्रिया इको फ्रेंडली है। इस प्रकार से जो बड़े बायोगैस टैंक हैं या कंप्रेस्ड बायोगैस टैंक, उससे जो गैस प्राप्त होगी उसका उपयोग हम बिजली निर्माण में भी कर सकते हैं। और यदि हम चाहें कि सिर्फ हमें बिजली ही बेचना है बायोगैस टैंक से बिजली बनाकर, तो हम विद्युत विभाग से अनुबंध कर इसका भी काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह काम अभी सोलर पैनल का जो ऑन ग्रिड कनेक्शन है उस पर यह काम प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सोलर पैनल से बिजली बनाकर सीधे विभाग को विक्रय की जा रही है। भविष्य में हो सकता है गोबर गैस से जो बिजली तैयार की जा रही है, क्योंकि यह एक इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, जिसके कारण गवर्नमेंट इसे आगे एप्रिशिएट भी कर सकती है। साथ ही वर्तमान में ऐसे कुछ मॉडल भी डेवलप हो चुके हैं जो पूरे परिवार की आवश्यकता है, चाहे वह गैस के लिए हो, चाहे वह बिजली के लिए हो, चाहे वह सिंचाई के लिए, पानी निकालने के लिए हो, पंप चलाने के लिए हो, चाहे किसी भी मशीनरी जो हमारे घरों में उपयोग होता है या फिर हम करना चाहते हैं उन मशीनों को भी, जैसे आटा चक्की हो गया या फिर धान कूटने की मशीन हो गई या फिर पानी निकालने का मशीन हो गया, इन सबको गोबर गैस से या बायोगैस से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उससे चलाया जा रहा है। अब जो तीसरा चक्र है वह गोबर गैस या बायोगैस टैंक से ही संबंधित है। इसमें से जो स्लरी निकलती है उसका उपयोग हम सीधे खाद के रूप में कर सकते हैं या फिर हम इसका फिल्टर करके लिक्विड खाद या फिर ठोस खाद का भी निर्माण कर सकते हैं। इससे जो खाद हमें प्राप्त होता है वह वर्तमान में प्रचलित जितने भी खाद बनाने की प्रक्रिया है या विधियां हैं उनसे जो खाद बनती है उसकी अपेक्षा इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अन्य की अपेक्षा अधिक पाई जाती है और इसमें खरपतवारों के बीज भी पूरी तरह सड़कर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इस स्लरी का उपयोग हमारे फार्म से या हमारे खेतों से जितने भी प्रकार के फसल अवशेष में प्राप्त होता है उन अवशेषों में बायोगैस स्लरी का स्प्रे करके या छिड़काव करके वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम भी किया जा सकता है। दोस्तों, आजकल मार्केट में कई प्रकार के पोर्टेबल हो गया या फिर ट्रांसफरेबल हो गया बायोगैस टैंक का निर्माण किया जाने लगा है। साथ ही इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर या फिर व्यावसायिक स्तर पर बड़े बड़े बायोगैस टैंकों का भी निर्माण किया जाने लगा है, जिसे कंप्रेस्ड बायोगैस टैंक का नाम दिया गया है। बायोगैस टैंक में चाहे आप गोबर का उपयोग करें, चाहे फिर आप किचन वेस्ट हो गए या फिर किसी गाँव के जितने भी किचन वेस्ट है, सब्जियों का अवशेष है, फूड अवशेष है, खाद्य पदार्थों का अवशेष है या फिर किसी कॉलोनी का जो अवशेष है किचन वेस्ट या फिर सब्जी सुधारने या तैयार करने में जितना वेस्ट निकलता है उन सभी का उपयोग भी गैस बनाने के लिए किया जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि मैंने कई जगह देखा है कि लोग अपने सभी पशुओं को एकत्र करके एक जगह रखते हैं, जिसे गौठान का नाम दिया गया है। गौठान में रखते हैं और गौठान में सब पशु गोबर देते हैं, उसके बाद वह चरने के लिए जाता है, शाम को फिर आकर वहाँ पर गोबर देता है और वह जो गोबर है साल भर तक या 1.5 साल 2 साल तक वहीं पड़ा रहता है और जब वह खाद बन जाता है तो किसान उसे खरीद कर अपने अपने खेतों में ले जाते हैं। तो क्यों ना गांव स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर एक बड़े बायोगैस टैंक का निर्माण किया जाए, जिसमें हमें खाद भी प्राप्त होगी और गैस भी प्राप्त होगी और हम चाहे तो वहाँ पर गैस से बिजली बनाने का काम भी कर सकते हैं और हमारे गाँव की बिजली की कुछ आवश्यकता को वहाँ पर पूरी कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण स्तर पर वहाँ पर लोगों को कुछ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जो खाद हमें मिलेगी उसकी क्वालिटी भी अन्य खादों की तुलना में या फिर पूर्व में जो खाद हमें मिल रहे थे गोबर खाद, उसकी तुलना में अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। मुझे लगता है हर गांव में जहां पर इस प्रकार से पशुओं का प्रबंधन हो रहा है, एक जगह इकट्ठा करना, सुबह इकट्ठा करना, शाम को इकट्ठा करना और फिर गोबर को इकट्ठा करना, तो उन जगहों पर इस प्रकार के बायोगैस टैंक या बड़े बायोगैस टैंक का या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस टैंक का निर्माण किया जाए ताकि उसी गांव में ही लोगों को उन्हीं के द्वारा बनाया गया गैस मिल सके या फिर अच्छी क्वालिटी की गोबर खाद मिल सके। तो एक अच्छी खबर यह भी है कि गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम गोवर्धन प्रोजेक्ट रखा गया है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाहे वह सरकारी संस्था हो या फिर कोई प्राइवेट संस्था हो, दोनों ही बायोगैस टैंक के लिए अपना रजिस्टर करवा सकता है या फिर इसमें रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है। जैसे जिसके पास वर्तमान में चलित बायोगैस है वह भी रजिस्टर करवा सकता है या फिर जो बनाने के लिए इच्छुक है, टैंक बनाने के लिए इच्छुक है, वह भी रजिस्टर करवा सकता है। इसकी जानकारी के लिए आप गोवर्धन का जो वेबसाइट है जो हमने पीछे स्क्रीन पर डाल दिया है, वह पूरे वेबसाइट को डाल दिया है, उसमें आप जाकर विस्तृत विवरण देख सकते हैं। इसमें कुछ सब्सिडी भी दिया जा रहा है जो विभिन्न मंत्रालयों से अलग अलग स्तर पर सब्सिडी इस पर मिल रही है।
और जो गोवर्धन प्रोजेक्ट है उसमें 4 प्रकार के बायोगैस टैंक बताया गया है। और पहला है इंडिविजुअल हाउस होल्ड मॉडल या फिर व्यक्तिगत घरेलू मॉडल, और दूसरा है क्लस्टर मॉडल, समूह मॉडल, तीसरा है कम्युनिटी मॉडल या फिर सामुदायिक मॉडल, और चौथा है कमर्शियल मॉडल या जिसे हम व्यावसायिक मॉडल भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के मॉडल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने पंचायत में या अपने गांव में बायोगैस टैंक का निर्माण करवाकर आप खुद अपने गांव के लिए बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण कर सकते हैं और लोगों में इसका वितरण कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। साथ ही हमें अच्छी क्वालिटी की जो गोबर खाद है वह भी हमें मिलने लगेगी, चाहे वह लिक्विड खाद हो, चाहे वह सॉलिड खाद हो या फिर सेमी लिक्विड हो। वीडियो अच्छी लगी हो यह जरूरी नहीं है, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।